हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शादाब एंड वेलकम टू द रीगल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। इम्पॉर्टेंट क्या है, चैप्टर है पूरा। ये चैप्टर भी सर ये समझ लीजिए आपके ये अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है। अकाउंटिंग प्रोसेस अगर आपको याद हो, मैं बता देता हूँ अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस। अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है बाय द वे, जिसमें बहुत सारे स्टेप आपको करने होते हैं। आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये जो यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाला पार्ट है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं, जर्नल बोल देते हैं। ये जो यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाला पार्ट है, यानी कि जब आप किसी भी ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो उसी को हम क्या बोल देंगे, जर्नल बोल देंगे। यानी कि जब आप जर्नल एंट्री पास करोगे वही हमारा रिकॉर्डिंग करने वाला स्टेप होगा। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि जर्नल हम कैसे बनाते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, वगैरह वगैरह। तो आइए देखते हैं। सर अकाउंटिंग का मतलब हमने जान लिया। अकाउंटिंग का मतलब होता है सारे मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको पहले हम पहचानते हैं, क्या मतलब कौन से अकाउंट है उसमें, कौन से अकाउंट नहीं है, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने वाला स्टेप मैं आपको आज बताऊंगा। उसके बाद होती है लेजर, यानी कि उसके बाद से मतलब हमारी क्लासीफाइंग होती है, फिर समराइजिंग होती है, उसके बाद एनालाइज करते हैं हम उसको, और देन उसके बाद कम्युनिकेट कर देते हैं हमारे यूज़र्स को। होता है कैसा बताइए। देखो जर्नल कुछ खास नहीं है। जर्नल में आप इसको फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हो किसी भी ट्रांजेक्शन को। जब आप फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हो किसी भी ट्रांजेक्शन को तो वो कहाँ करते हो, जर्नल में करते हो। इस चीज़ को ध्यान रखना। कैसे रिकॉर्ड करते हो बताइए। देखो इसका फॉर्मेट होता है कुछ इस तरीके से। ये इसका फॉर्मेट है, प्रॉपर बना देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे आप लिखोगे बड़ा बड़ा जर्नल, ठीक है। किसकी बुक में है वो लिख देना आगे। उसके बाद है डेट। यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या है सर, पार्टिकुलर, यानी कि पर्टिकुलर। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या है सर, LF। यहाँ पर आप लिखोगे डेबिट, यहाँ पर आप लिखोगे क्रेडिट। सर ये LF क्या होता है, LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। यहाँ पर लेजर फोलियो का नंबर आता है, यानी कि लेजर का नंबर आता है। कोई यहाँ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, वो लेजर में किस नंबर पे हमें जाके मिलेगी, उस एंट्री का अकाउंट जो है हमें किस पेज नंबर पे जाके मिलेगा, वो यहाँ पर लिखा होता है। ऐसे ही आप लेजर में लिखते हो JF, यानी कि जर्नल फोलियो। जर्नल में लिखा होता है किस पेज नंबर पर आपको इस ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री मिलेगी। तो ये होते हैं लेजर फोलियो और जनरल फोलियो। इसका इतना ही काम होता है और कुछ खास नहीं होता। और बताइए सर, अब इसमें एंट्रीज वगैरह कैसे करनी है वो हम देख लेते हैं। मैंने आपको रूल्स वगैरह बता ही दिए थे, रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। वो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जाकर देख लेना वीडियो। नहीं देखिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब उसमें मैंने आपको सिखाया था कि आप किसी भी मतलब ट्रांजेक्शन है उस पर आप कैसे रूल अप्लाई करोगे। मान लो कोई भी ट्रांजेक्शन है उसका इम्पैक्ट 2 बार पड़ेगा। पहले तो आप ध्यान रखना, कोई भी एक ट्रांजेक्शन है, कोई भी एक ट्रांजेक्शन है हमारी, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो 2 बार पड़ेगा। मतलब 2 अकाउंट्स पे पड़ेगा। किस पर, 2 अकाउंट्स पर। यानी कि एक ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स आएंगे मिनिमम। 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। एक ट्रांजैक्शन होगी, अकाउंट कितने होंगे, मिनिमम 2 होंगे। किसी भी ट्रांजैक्शन में ऐसा नहीं होगा केवल मतलब उसमें एक ही अकाउंट अफेक्टेड हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट ज़रूर होंगे। अब वो 2 अकाउंट को पहले आपको पहचानना है कौन कौन से, उसके बाद आपको उसकी जनरल एंट्री पास कर देनी है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपने बिजनेस स्टार्ट करा, आपने बिजनेस स्टार्ट करा 5 लाख रुपए से। आपने बिजनेस स्टार्ट करा 5 लाख रुपए से। अब ये भी तो एक ट्रांजेक्शन है ना। जस्ट इमेजिन कि आप बिजनेस हो, बिजनेसमैन नहीं हो, आप बिजनेस हो। आपके बिजनेसमैन यानी कि आपके ऑनर ने आप में पैसा लगाया तो आपके पास पैसा आया होगा। जब आपके पास पैसा आया होगा तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे। आपके पास कुछ पैसा आ रहा है, पैसा मतलब संपत्ति आ रही है, एसेट आ रही है, तो आप उसको डेबिट करोगे। यानी कि जब भी आपके पास कुछ संपत्ति आती है आप उसको डेबिट करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, सबसे पहले तो आप ये पहचानिए आ क्या रहा है आपके पास, कैश आ रहा है जी सर। दूसरा, जब नया नया बिजनेस हम खोलते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो जो पैसा लगाया जाता है बिजनेस में उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कैपिटल के नाम से। अभी यहाँ पर कैश आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर कैपिटल भी आ रही है, यानी कि 2 बार पैसा नहीं आएगा, पैसा एक ही बार आएगा, लेकिन 2 अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, एक तो कैश में और एक कैपिटल में। इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम बोल देते हैं। जब आप एक ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट 2 अकाउंट पे डालते हैं, यानी कि 2 अकाउंट रिकॉर्ड करते हो एक ट्रांजेक्शन के होने पर, वही डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है हमारा। अब इसको रिकॉर्ड
कैसे करना है वो बताता हूँ मैं आपको। मान लो कोई ये ट्रांजेक्शन था, इस ट्रांजेक्शन में आपने सबसे पहले पहचाना कि यहाँ पे दो कौन कौन से अकाउंट आएंगे, आपने ये पहचान लिया। अब बस आपको जर्नल एंट्री करना रह गया। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैंने आपको रूल्स में बताया था कि अगर कोई आपकी संपत्ति बढ़ती है, एसेट बढ़ती है, यानी कि ये एसेट है हमारी, जब एसेट बढ़ेगी तो आप उसको डेबिट करोगे, डीआर से दिखाते हैं उसको हम। अच्छा, कैपिटल, कैपिटल का रूल होता है सेपरेट, कैपिटल में कुछ इंक्लूड नहीं होता। कैपिटल जब बढ़ती है तो वो क्या होती है सर, क्रेडिट हो गई जनरल एंट्री पास। अब इसको हमें फॉर्मेट में यहाँ पे एक तरीके से लिखनी है बस। फॉर्मेट क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले आप डालते हो ईयर, मान लो 2020 है। जब आप ईयर डालोगे तो उसके सामने आप खाली जगह छोड़ दोगे पूरी की पूरी, कुछ नहीं लिखोगे, डेट लिखोगे इसके नीचे। मान लो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से अब आप जनरल एंट्री करनी स्टार्ट करोगे, यहाँ से आप जनरल एंट्री करनी स्टार्ट करोगे। पहले ये बताइए कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है। डेबिट वाला अकाउंट ऊपर आएगा, कौन सा हो रहा है सर, कैश। और जो डेबिट वाला अकाउंट होगा वो इस लाइन को मिलाकर आप स्टार्ट करोगे, इस लाइन को मिलाकर स्टार्ट करोगे डेबिट वाला अकाउंट, कैश अकाउंट, डेबिट लिखोगे यहाँ पर। ये जो इतनी जगह है ना, इस जगह को आप खाली छोड़ोगे, इस जगह में कुछ नहीं आएगा। ये आपको करना है, ऐसा मत लिखना कि आपने डेबिट यहाँ पे लिख दिया, नहीं, गलत हो जाएगा वो। जहाँ पे आपने एलएफ का कॉलम बनाया उस एलएफ की लाइन से मिलाकर आप डेबिट लिखोगे, डीआर लिखोगे। अब जब आप क्रेडिट वाला अकाउंट लिख रहे होंगे तो यहाँ से आप इतनी जगह को खाली छोड़ेंगे, इतनी जगह को आप उसमें खाली छोड़ेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे 2, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 का मतलब होता है क्रेडिट, 2 का मतलब होता है क्रेडिट, मतलब जनरल एंट्री के फॉर्म में हम इसको बनाने के लिए। अब भाई मैं ऐसा बोलूँगा कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो ये ठीक सा नहीं लग रहा कुछ ऐसे करके, मतलब एक मज़ा सा नहीं आ रहा, किक नहीं मिल रही है हमें। अगर मैं बोलूँगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तब ये अच्छा लगेगा कुछ। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो गया, टू कैपिटल का मतलब ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो 2 का मतलब होता है क्रेडिट, यानी कि 2 के आगे मैं क्रेडिट वाला अकाउंट लिखूँगा। कौन सा वाला लिखूँगा सर, कैपिटल अकाउंट। डेबिट में 5 लाख, क्रेडिट में 5 लाख। डबल एंट्री सिस्टम में यही है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर आते हैं। अब ये हो गई जनरल एंट्री। आप यहाँ पे इसकी नरेशन डाल देना, वैसे बहुत से बच्चे डालते नहीं है, नरेशन के नंबर कट जाते हैं। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कैश में क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे सर, कैश में तो स्टार्ट होता है बिजनेस, नहीं, कई बार कुछ संपत्तियाँ भी आती हैं तो इसलिए आपने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया विद कैश, बस कैश से ही आपने बिजनेस स्टार्ट करा है। अब ये हो गई आपकी जनरल एंट्री पूरी। यहाँ से मैं हटा देता हूँ ये जो है सारा तामझाम, ताकि आपको साफ साफ दिखे। ठीक है, अब ये आपकी एंट्री पूरी हो चुकी है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बहुत सिंपल एंट्री थी, कुछ भी नहीं था इसमें। अच्छा, जनरल एंट्रीज जो होती है ना वो 2 तरह की होती हैं। जो हमारी जर्नल एंट्रीज होती हैं वो 2 होती हैं, 2 तरह की, एक सिंगल और एक कंपाउंड। सिंगल बोल दो या इसको सिंपल बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, एक कंपाउंड एंट्री होती है, वही बता के भेजूंगा। ये जो मैंने करी है यहाँ पे, ये सिंगल एंट्री थी, मतलब सिंगल, एक्चुअली सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं था। सिंगल एंट्री का मतलब होता है 2 ही अकाउंट आना, मिनिमम 2 अकाउंट आना। सिंपल एंट्री बोल देते हैं इसको हम, सिंपल बोल दो सिंगल बोल दो, बात एक ही है। एक होती है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री में 2 से ज़्यादा अकाउंट आते हैं, मोर देन 2 अकाउंट्स, मोर देन 2 अकाउंट्स आते हैं किसमें, कंपाउंड एंट्री में, वो कंपाउंड बन जाती है, बताऊंगा वो भी अभी। खैर, एक ट्रांजेक्शन ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ अगला ट्रांजेक्शन। बताते हैं पहले हम कैसे पहचानते हैं। मान लो दूसरा है सर परचेज गुड्स इन कैश रुपीज़ 15,000। 15,000 का हमने माल खरीदा है, 15,000 का हमने माल खरीदा है। अभी आप जनरल एंट्री कैसे पास करोगे, मतलब इस ट्रांजेक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे जर्नल में। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आप क्या खरीद रहे हो, माल खरीद रहे हो। कभी भी आपके पास माल आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है, मैं आपको यहीं बता रहा हूँ। देखो, परचेज एक वर्ब है, परचेज एक क्या है, वर्ब है, ध्यान रखना, मतलब माल खरीदना। परचेज एक वर्ब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन परचेज अकाउंट भी हम इस्तेमाल करते हैं कई जगह। कहाँ पे करते हैं मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ, और इस चीज़ को यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, इसको देखोगे ध्यान से, तो ये क्लियर रहेगी हमेशा के लिए। देखो, परचेज करते हैं आप 2 चीज़, या तो आप माल खरीदोगे, या तो आप माल खरीदोगे, या फिर आप कोई संपत्ति खरीदोगे।
भाई इसमें से दो ही चीज़ होंगे ना, या तो आप संपत्ति खरीदोगे कुछ, आप कुछ भी लेने जाओ, या तो आप अपने इस्तेमाल करने के लिए कोई संपत्ति खरीदेंगे, या ही कुछ फर्म में बेचने के लिए माल खरीदेंगे, मतलब आप यहाँ से खरीदेंगे और आगे बेच देंगे उसको, तो वो भी तो खरीदना हुआ। परचेज शब्द वहाँ पे भी इस्तेमाल करेगा, परचेज शब्द यहाँ पे भी इस्तेमाल करेगा एसेट के लिए भी। लेकिन आपको परचेज अकाउंट कहाँ इस्तेमाल करना है? परचेज अकाउंट इस्तेमाल करना है आपको गुड्स के लिए। परचेज अकाउंट आपको कहाँ इस्तेमाल करना है? गुड्स के लिए। अगर कोई संपत्ति खरीद रहा है वो, तो उसके नाम के आगे आ जाएगा अकाउंट, यानी कि मशीन अकाउंट, ठीक है। फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट। कार है, कार अकाउंट, ठीक है। इसके साथ मतलब इसके साथ भी आपको वो परचेज ही देगा, परचेज मशीनरी, परचेज कार, परचेज फर्नीचर, परचेज बिल्डिंग, ऐसे करके। अब बच्चा कंफ्यूज के साथ यहाँ तो परचेज आ रहा है, परचेज अकाउंट लिखते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर कोई संपत्ति होगी उसके आगे आप परचेज नहीं लिखेंगे, उसके आप लिखेंगे उसका नाम का अकाउंट, मतलब जो भी नाम होगा उस संपत्ति का वो नाम लिखेंगे वहाँ पे। अगर गुड्स खरीदेगा वो, तब आप क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट। यही चीज़ जाती है सेल्स के साथ, यही चीज़ जाती है सेल्स के साथ। सेल्स में भी अगर आप खरीद रहे हो, मतलब अगर कोई संपत्ति बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो वहाँ पे आएगा संपत्ति का अकाउंट। अगर सेल कर रहे हो आप गुड्स, तब वहाँ पे क्या आएगा? सेल्स अकाउंट। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई है परचेज के रिगार्डिंग, वही चीज़ यहाँ पे। भाई जब आप संपत्ति बेचोगे तब भी आपको दो तरीके से वो बोल सकता है, या तो आपने कोई संपत्ति बेची है या फिर आपने कुछ माल बेचा। अगर माल बेचा है तो सेल्स अकाउंट इस्तेमाल करोगे आप। अगर आपने संपत्ति बेची है तब आप उसका मतलब जो संपत्ति का नाम होगा उसका नाम इस्तेमाल करोगे, यानी कि मशीनरी अकाउंट से, या फिर क्या हमारा जो कार अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, कुछ भी है उसका नाम आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। तो अभी हमने क्या खरीदा है? गुड्स खरीदे हैं। क्या आएगा? मैंने अभी भी बताया आपको सर, परचेज अकाउंट। बहुत बढ़िया। तो एक तो यहाँ पे आ गया परचेज अकाउंट। मैं आपको पहले क्या सिखा रहा हूँ? पहले सिखा रहा हूँ मैं आपको आइडेंटिफिकेशन, कि आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं एक ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं। सबसे पहले आपने पहचाना यहाँ पे आ रहा है एक परचेज अकाउंट, सही, तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कौन सा है? गैस करो, देखो जरा, ये रहा कैश। भाई कैश नहीं जाएगा, आप कुछ माल खरीद रहे हो तो आपके पास से कैश नहीं जाएगा क्या? जब कैश जाएगा तो आप उसको मतलब एक अकाउंट लिखोगे, कैश अकाउंट। दो अकाउंट आ गए, एंट्री पास कर दो। डेबिट कौन सा है ये बताओ? अच्छा, जब खर्चा होता है, मैंने आपको बताया जब खर्चा होता है तो आप खर्चे को डेबिट करते हैं। खर्चा होना ही खर्चे का इंक्रीज होना होता है। अगर खर्चे इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं। खर्चा हो रहा है मतलब खर्चा इंक्रीज हो रहा है मतलब डेबिट होगा। और आपके पास से संपत्ति जा रही है, कैश जा रहा है आपके पास से, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो गई जनरल एंट्री पास। मान लो ये 2 अप्रैल की है, आप साल बार बार नहीं डालेंगे, साल जो है, ईयर जो है, आप उसको बार बार नहीं डालेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने बोला था ना, डेबिट वाला अकाउंट इस लाइन से मिला के लिखेंगे और डेबिट लिखेंगे आप यहाँ पर, यानी कि एलएफ की लाइन से बिल्कुल मिलाकर। अब इतनी जगह आप खाली छोड़ेंगे क्रेडिट वाले अकाउंट के लिए, इतनी जगह आपने खाली छोड़ दी है, टू कैश कर देंगे, हो गई एंट्री। 15,000 और 15,000। नरेशन डालनी थी, बिल्कुल वही डालेंगे आप जो आपका ट्रांजेक्शन होता है। जो आपका ट्रांजेक्शन होता है वही यहाँ जनरल एंट्री में डाल देते हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड, खत्म। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि हम जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं, ट्रांजेक्शन में अकाउंट को कैसे पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और उसको हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ये मैंने आपको बताई है सिंपल एंट्रीज। अभी मैं आपको बताता हूँ कंपाउंड एंट्री कैसे पास करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कंपाउंड एंट्री कैसे पास की जाती है। अच्छा, कंपाउंड एंट्री के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा पहले डिस्काउंट, क्योंकि मुझे डिस्काउंट भी बताना है इसी में ही। तो पहले मैं आपको डिस्काउंट बता देता हूँ, डिस्काउंट के बहाने से मैं आपको कंपाउंड एंट्री भी बता दूंगा, ठीक है। एक तीर से दो निशाने मारेंगे हम। तो डिस्काउंट समझ लेते हैं पहले हम। डिस्काउंट दो तरह के हो सकते हैं एक्चुअली, एक तो ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट में क्या अंतर है, मैंने आपको यहीं पे बता दिया। अगर थ्योरी में आपसे पूछ लेता है तो आप यही लिख देना वहाँ पे, और ये आपको क्वेश्चन करते वक्त भी याद रहेंगे, याद होने चाहिए, मतलब क्वेश्चन में काम आएंगे। क्या होता है बताइए ज़रा। ट्रेड डिस्काउंट आप कैश और क्रेडिट दोनों तरह के ट्रांजेक्शन में लगाते हो, जबकि कैश डिस्काउंट आप केवल कैश ट्रांजेक्शन पर लगाते हो। क्यों लगाते हैं सर हम कैश पे ही क्यों लगाते हैं हम कैश, मतलब कैश डिस्काउंट? बताऊँगा, अभी रुक जाओ ज़रा। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा था ये, ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं करते, उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा अभी सवाल में। इसको हम कैश डिस्काउंट से पहले चार्ज करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को पहले चार्ज किया जाता है
कैश डिस्काउंट से। तो उसका मतलब क्या हुआ सर, कैश डिस्काउंट बाद में चार्ज करेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट के, सिंपल सी बात है, अभी बताऊंगा कैसे, ये भी सवाल में आएगा। अच्छा ये है कुछ खास, ये जो डिस्काउंट दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट, ये आप अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए देते हो, जबकि कैश डिस्काउंट जो होता है वो आप अपना पैसा रिकवर करने के लिए देते हो। आप डेटर से बोलते हो भाई साहब सुनो, आप हमें 2 महीने बाद पैसे देंगे, आप एक काम करो अभी दे दो और इतना डिस्काउंट ले लो। अब डेटर जो है वो ये सोचेगा यार मैं 2 महीने बाद दूंगा, मुझे 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर मैं अभी दे देता हूँ तो मुझे 10% यानी कि 1,000 का भी फायदा मिल जाएगा। वो कहीं ना कहीं से इंतजाम करने की कोशिश करेगा और मुझे आज के आज पेमेंट करने की कोशिश करेगा। तो उनको लालच दिया जाता है कि अगर आप आज के आज पेमेंट कर देते हो तो आपको इतना डिस्काउंट दिया जाएगा, ताकि हमारा पैसा रुके ना बाद में, क्योंकि अगर पैसा रुक गया तो वहाँ पे चांसेस होंगे डूबने के भी। इसलिए कंपनी चाहती है कि जल्द से जल्द पैसा आ जाए, इसलिए आप कैश डिस्काउंट का लालच दे देते हो किनको, डेटर्स को, जबकि ये केवल सेल बढ़ाने के लिए मतलब दिया जाता है। आप बोलते हो कि 50% का डिस्काउंट है नहीं 50% का डिस्काउंट, आपने पहले ही कीमत उसमें ऐड कर दी, उसके बाद आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों को पप्पू बना रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये था, इसमें कुछ अंतर थे मैंने आपको जो बताए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए ज़रा सर क्या है बताइए ज़रा, परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000, आपने 20,000 का माल खरीदा, ठीक है सर, with trade discount of 10% and cash discount of सर 10% ले लो, ये भी 10%, सिंपल है जी सर। अच्छा पेमेंट जो हुई है वो कैश में हुई है, ठीक है ना, इन कैश, आपने जो ये ट्रांजेक्शन कराया है वो कैश में कराया है, मान लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा मैं कैश में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट में हम मतलब जो ट्रेड डिस्काउंट लगता है वो कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन लगता है, यहाँ पे कैश आ गया कैश ट्रांजेक्शन, और जो कैश डिस्काउंट है वो भी कैश ट्रांजेक्शन पे लगता है। अगर मैं उधार में लेता तो मैं आपको कैश डिस्काउंट नहीं बता पाता, इसलिए मैंने सवाल लिया इस तरीके का। अब समझते हैं करनी कैसे है हमें इसकी अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है हमें। तो रिकॉर्डिंग हम इसकी जो एंट्री वगैरह है वो हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पे कुछ वर्किंग नोट बनाएंगे। अच्छा ये वर्किंग नोट आपको बनाना है सवाल के नीचे, मतलब आप जनरल एंट्री बना चुके होंगे, ऐसे करके फॉर्मेट बना चुके होंगे, उसके बाद आप उसके नीचे आके वर्किंग नोट बनाएंगे। इसके नंबर होते हैं बाय द वे, तमीज़ से बनाना, अच्छे से बनाना। ये बताइए परचेजिंग अमाउंट कितना है आपका, परचेजिंग वैल्यू कितनी है, राइटिंग ठीक नहीं आ रही है भाई, देखो थोड़ी सी है ना, कितनी है सर 20,000, आपने 20,000 का माल खरीदा है। अभी आप पहले इसमें से क्या हटाएंगे, देखो मैंने यहाँ पे कुछ बताया था आपको कि ट्रेड डिस्काउंट जो लगाया जाता है वो कैश डिस्काउंट लगाने से पहले लगाया जाता है, यानी कि पहले कौन सा लगेगा यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट। आप यहाँ से माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, कितना है सर ये आ जाएगा 10% 2,000, कितना बचा यहाँ पे अभी 18,000। एक्चुअली में आप माल कितने खरीद रहे हो पता है आपको, 18,000 का, यानी कि दुकानदार ने आपसे यहाँ पे तेजी चली, आपको बताया गया कि भाई 18,000 वाला माल 20,000 का है और आपको दे दिया गया 10% का डिस्काउंट, यानी कि घूम फिर के वहीं से मतलब हम वहीं पे ही आ गए 18,000 पे। आपको पहले उसने महंगा बता दिया, फिर 2,000 उसने कम कर दिए परसेंटेज के हिसाब से, और आपको बोला भाई देखो हम तो आपके लिए 10% का डिस्काउंट दे रहे, केवल आपके लिए ही और किसी के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आपको वो बेवकूफ़ बना रहा है, उसका माल जो था वो 18,000 का ही था, आपको 20,000 उसने ज़्यादा बता दिए, अब पैसे कम कर लिए। तो हम कितने का माल खरीद रहे हैं एक्चुअली में 18,000 का ही खरीद रहे हैं, यानी कि जो रिकॉर्डिंग होगी वो 18,000 से होगी। कितने से होगी रिकॉर्डिंग, 18,000 से होगी, 20,000 से नहीं होगी, इस बात को आप ध्यान रखना। अब मान लो यहाँ पे केवल इतनी ही ट्रांजेक्शन है, मान लो यहाँ पे कैश डिस्काउंट नहीं है, इन केस अगर कैश डिस्काउंट नहीं है तब हम एंट्री क्या करेंगे, पहले हम ईयर डालेंगे सर, यहाँ पर 2020 है, मान लो 1 अप्रैल है, सर 1 अप्रैल क्यों ले रहे हो आप, 5 अप्रैल लो आज, ठीक है। आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे इस तरीके से, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है जी सर। मान लो ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, बस इतना ही था और कुछ नहीं था, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना सर 18,000, और कैश कितना गया होगा आपके पास से 18,000। हाँ अगर आपने उधार में खरीदा है तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख दोगे, मान लो राम
और कोई भी राम एंड कंपनी है मान लो, है ना, उसका अगर नाम दे रखा है, अगर उधार मतलब उसने उधार में खरीदा है, ये नहीं बोला कैश में, या फिर नाम दे दिया उसका, या फिर साफ साफ बोल दिया है कि भाई उधार में है, कैसे है, उसने साफ साफ बोल दिया कि भाई उधार में है, तो आप उसका नाम लिख दो यहाँ पर। अगर कैश में पेमेंट कर रहा है तो कैश में आ गया। ये इतना ही ट्रांजेक्शन होनी है बस, अगर वो कैश डिस्काउंट आपको ना दे तो। अगर कैश डिस्काउंट देता है तो ये बताइए पहले, अगर मैं उसको उधार में माल बेचूंगा, अगर मैं उसको उधार में माल बेचूंगा, या अगर मुझे उससे हाथ के हाथ पेमेंट भी लेनी है, 18,000 लेनी है, तो मैं कैश डिस्काउंट किस पे दूंगा, 18,000 पे दूंगा या फिर 20,000 पे दूंगा सर? 18,000 पे दूंगा, क्योंकि अब जो मेरा माल है वो कितने का है, 18,000 का है। यानी कि अब जो आपको कैश डिस्काउंट लगाना है वो किस पे लगाना है, 18,000 पे। तो यहाँ से अब आप लेस करोगे, देखो मैंने क्या बोला था, कैश डिस्काउंट जो है वो कहाँ पे लगेगा सर, मतलब कब लगेगा, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद आपने ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया, कितना बचा, 18,000 का बचा भी है। अब यहाँ पे आप लगाएंगे कैश डिस्काउंट, कितना सर, 18%, सॉरी 10%, 1800, कितना आ जाएगा यहाँ पे सर, ये आ जाएगा 16,200। कितना आ गया ये, 16,200। यानी कि एक्चुअली में आपको कैश कितना मिल रहा है, 16,200। ये तब है जब वो कैश डिस्काउंट भी देगा। जब कैश डिस्काउंट नहीं था तो मैंने क्या एंट्री करवाई, वो ये थी, मैंने आपको बता दिया, मान लो कि कैश डिस्काउंट नहीं है तब एंट्री ये हो जाएगी। अगर कैश डिस्काउंट भी है साथ में तब एंट्री कैसे होगी। आपने माल तो खरीदा है 18,000 का, आपने माल कितना खरीदा है, 18,000 का, लेकिन आपके पास से पैसे कितने जाएगा ये बताइए आज, आपके पास से पैसा कितना जाएगा ये बताइए आज। सर 16,200, बहुत बढ़िया तुमने बता दिया, 16,200 उसके पास से जाएंगे आज। यानी कि कितने का उसको फ़ायदा हुआ खरीदते वक्त, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, कितना, 1800 का उसको क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। 1800 का जो होगा उसको फ़ायदा हुआ, और वो फ़ायदा जाएगा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में। भाई डिस्काउंट दो तरह के होंगे सर, ये नहीं ट्रेड और कैश नहीं, नहीं नहीं नहीं, डिस्काउंट दो तरह के होंगे, एक डिस्काउंट रिसीव और एक डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव आप कब करोगे, जब आपको डिस्काउंट मिलेगा। मिलता कब है, जब हम पेमेंट करते हैं, यानी कि जब हम पेमेंट करेंगे हमें तब डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट मिलना हमें, हमारा क्या होगा, फ़ायदा हो जाएगा। और फ़ायदा हमारे क्या होते हैं सर, क्रेडिट हो जाते हैं। फ़ायदे प्रॉफिट वगैरह जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे क्रेडिट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, हमारा फ़ायदा हो गया। यहाँ पे आ गया सर हमारी पेमेंट हो गई, इतने का हमने माल परचेज कर लिया, ख़त्म। देखो मैंने आपको एक पॉइंट बताना था, नॉट रिकॉर्डेड और रिकॉर्डेड का। देखो यहाँ पे हमने माल कितने का परचेज करा था, 20,000 का, जिसमें कि 2,000 का क्या था हमारा, ट्रेड डिस्काउंट। क्या मैंने यहाँ पे 20,000 दिखाए, अगर मैं 20,000 दिखाता है इसका मतलब क्या था कि 2,000 मैंने इंक्लूड कर रखे हैं उसमें, यानी कि मैं ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट भी दिखा रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे 18,000 दिखाया, मैंने यहाँ पे 2,000 इंक्लूड ही नहीं करे, इसका मतलब क्या, मैंने उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा, मैंने 2,000 को रिकॉर्ड करा ही नहीं, ना तो यहाँ पे करा ना ही अलग से कहीं करा। मैंने रिकॉर्ड किसको करा, केवल कैश डिस्काउंट को। ये जो 1800 है ये क्या है मेरा, ये मेरा कैश डिस्काउंट है। ध्यान से देखो ज़रा आप, क्लियर है। इसी को हम क्या बोल देते हैं सर, कंपाउंड एंट्री। इसी को हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड एंट्री। यही कंपाउंड एंट्री होती है। जब आपकी जनरल एंट्री में एक या एक से अधिक कोई भी मतलब आ जाता है अकाउंट, तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब 2 या 2 से अधिक, उसे हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड एंट्री बोल देते हैं। अभी अगर मैं आपको सेल्स का लेके बताता हूँ अगर, तो सेल्स में भी कुछ ऐसे ही होगा। भाई कैश आएगा आपके पास, मान लो यही एंट्री अगर सेल की हो जाए तो आपके पास कैश कितना आएगा, 16,200, है ना। आप माल कितना बेच रहे हो, आप माल कितने का बेच रहे हो सर, 18,000 का। बिल्कुल सवाल ले दिया मैंने ही, बट बेचने के हिसाब से, बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज आपको नुकसान होगा, आज आपको क्या होगा, क्या होगा, नुकसान होगा। डिस्काउंट अलाउड क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना, 1800। भाई जो माल बेच रहा है उसके पास से माल कितना गया, 18,000 का गया, पैसा कितना आया, केवल 16,200। तो 1800 का क्या हो गया, उसको नुकसान हो गया। ये मैंने आपको यहीं पर एंट्री इसलिए करके बता दी ताकि मैं आपको डिस्काउंट अलाउड के बारे में बता सकूं। यानी कि जो डिस्काउंट दे रहा है उसके लिए तो नुकसान है, वो जो डिस्काउंट देगा उसके लिए वो नुकसान है, और जो डिस्काउंट देगा वो खर्चा मान के इसको रिकॉर्ड करेगा, यानी कि डेबिट करेगा। खत्म, सिंपल। ये भी क्या हो जाएगी हमारी सर, कंपाउंड एंट्री हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये मैंने आपको कंपाउंड एंट्री भी बता दी है यहाँ पे, और यहीं पर मैंने आपको डिस्काउंट का पंगा भी बता दिया क्या होता है। अगर सिंपल है डिस्काउंट वाला, अगर मान लो केवल कैश डिस्काउंट आपको दे रखा है, ट्रेड डिस्काउंट दिया ही नहीं है, तो जो भी कैश डिस्काउंट का अमाउंट आएगा वो यहाँ पे इन दोनों
मतलब किसी भी अकाउंट में से आ जाएगा। अगर आपको केवल ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, कैश डिस्काउंट नहीं दिया, तो ये वाली जो डिस्काउंट की एंट्री है ये फिर नहीं आएगी। वहाँ पे केवल सिंपल 2 ही अकाउंट से एंट्री की जाएगी और कुछ नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो बाकी कुछ स्पेशल एंट्रीज होती हैं जनरल में, जैसे कि बैड डेट्स की, बैड डेट्स रिकवर की, डेप्रिसिएशन की वगैरह वगैरह, ये मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। पहले तो चलिए अब देखते हैं कुछ इनकी आखिरी एंट्रीज हैं और कुछ स्पेशल एंट्रीज हैं। ये इनके बारे में मुझे अलग से बताना पड़ता है, बच्चा समझ नहीं पाता, बच्चा समझ जाता है लेकिन उसको बताना पड़ता है कि ये है क्या। देखते हैं। सबसे पहले वो बोल रहा है सर एक्सपेंसेस ऑन इंस्टॉलेशन एंड एसेट। इंस्टॉलेशन ऑफ एन एसेट का मतलब ये होता है जब आप कोई संपत्ति लेके आते हो बिजनेस में और आप उसको इंस्टॉल करते हो, लगाते हो अपने यहाँ पे, उस पर कुछ खर्चा होता है। ऐसे नहीं कि भाई आपने कहीं से माल खरीदा, मतलब सॉरी मशीनरी खरीदी है और वो अपने आप ही चल के आ जाएगी, या फिर आप उसको हाथों में उठा के ले आओगे। भारी भरकम मशीन होती है मान लो। अब आप उसको पहले मंगवाओगे अपने गोडाउन तो लगे जहाँ भी आपको उसको सेटअप करना है। अब वहाँ तक जब मंगवाओगे तो उस पर कुछ खर्चा होगा, वो खर्चा उसकी लागत में ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। उसको लगाने वाले आएंगे अलग से, मिस्त्री लोग या जो इंजीनियर लोग होते हैं वो लोग आएंगे, उसको लगाएंगे और आपको फुल सेटअप करके जाएंगे कि भाई अब आपकी मशीन यूज़ करने लायक ये तैयार है, ठीक है। अब मान लो आपने मशीनरी खरीदी, आपने मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की। कितने की खरीदी थी? 1 लाख रुपए की आपने खरीदी है, ठीक है। उस पर आपका खर्चा हो गया एक्सपेंसेस, पता है कितने के एक्सपेंसेस हो गए आपके? 20,000। कितने के हो गए? 20,000 के उस पर खर्चे हो गए। ये बताइए आपको इस्तेमाल करने लायक जो मिली है आपको मशीनरी, वो कितने में मिली है? 1 लाख में, 20,000 में, या 1,20,000 में? सर 1,20,000 में, क्योंकि अगर मैं 20,000 रुपये ना खर्चा करता तो वो मेरे गोडाउन तक आती ही नहीं, मैं उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। यानी कि मैं उसकी जो कॉस्ट मारूंगा वो कितनी मारूंगा? 1,20,000। यानी कि अब आप इसको जो रिकॉर्ड करेंगे वो सिंपल तरीके से इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पता है कितना? 1,20,000। 1,20,000। अगर आप एक्सपेंसेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ एन मशीनरी को आप अलग से रिकॉर्ड करते हो तो वो गलत है, किसी को भी आप बता सकते हो। अगर कोई बंदा 20,000 ही किसी और अकाउंट में जाकर रिकॉर्डिंग कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब अगला है सर बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? बैड डेट्स का मतलब होता है सर पैसा डूब जाना। आपने किसी से पैसे लेने थे डेटर से और उसने पैसे दिए नहीं, मना कर दिए, बोल दिया भाई मैं नहीं दे रहा पैसे, दफ़ा हो जाए यहाँ से। अब ऐसे करके जब वो बोल रहा था हम पैसे क्यों लेंगे उससे, हम बोल देंगे भाई ठीक है यार रख ले, तू मत दे, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम छोड़ देंगे। तो उसे बोल देते हैं हम बैड डेट्स। यानी कि जब कोई बंदा आपको पैसे ना दे, कंगाल हो जाए, दिवालिया निकल जाए उसका, तो वहाँ पर हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है कि भाई इस बंदे से पैसा नहीं आएगा, अभी हमारा पैसा मर गया। तो जब पैसा मर जाता है, डूब जाता है, तो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसको? खर्चा हो गया आपका, नुकसान हो गया। जब आपका नुकसान होता है, खर्चे होते हैं, तो आप उसको डेबिट कर दो। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू जो भी आपका डेटर रहा होगा। मान लो निशा है, निशा नाम की कोई लड़की है, या राम या रहीम, कोई भी एक हमारा लड़का है, वो आपका डेटर था। अब वो डेटर था, उसने पैसे देने से मना कर दिए। कोई भी लड़की थी मान लो, पैसे देने से मना कर दिया आपको उसने। अब जब उसने पैसे देने से मना कर दिए तो अब वो आपका डेटर कहाँ रहा? अभी तक आपने उसको अपना डेटर मान रखा था, डेबिट कर रखा था। जब आपका वो डेटर खत्म हो गया तो आप उसको खत्म कर दोगे। किस नाम से सर? उसी के नाम से। मान लो राम है या फिर रहीम है, कोई भी है, ठीक है। कितना सर? 5,000। कितना? 5,000। 5,000 के नाम से कोई हमारा, मतलब 5,000 के अमाउंट से हमारा कोई राम नाम का डेटर था, वो ख़त्म हो गया। जो ख़त्म हुआ वो इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि उसका पैसा डूब गया, यानी कि उससे हमें पैसा मिला ही नहीं। यही एंट्री होती है अगर आपको कैश मिल जाता, लेकिन यहाँ पे फिर बैड डेट्स नहीं आता, फिर आपका यहाँ तक कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। भाई कैश मिल गया, हमारा डेटर ख़त्म हो गया। आज डेटर ख़त्म तो हो रहा है लेकिन बैड डेट्स के कारण, यानी कि पैसा डूबने के कारण ख़त्म। अब है बैड डेट्स रिकवर। मान लो जो निशा थी, ये जो राम था बंदा, उसको मतलब याद आया या फिर उसका ईमान जाग गया, उसका जो ज़मीर था वो जाग गया। उसने सोचा यार मैंने जो पैसे मार रखे थे लोगों के, मुझे अब वो देने चाहिए। उसको अब अपनी आखिरत नज़र आ गई, अपनी आंखों के सामने उसकी आखिरत आ गई। अब उसने सोचा यार मैं ये पैसे अपने ऊपर नहीं लेके जा सकता, कब पता नहीं कब चले जाए हम दुनिया से। तो उसने पैसा लौटाने की सोची। अब वो आया और उसने बोला कि भाई देख तेरे पैसे थे ये तू पैसे रख ले अपने, तेरे को याद ही नहीं होंगे मैं तेरे पैसे मार लिए थे। क्योंकि बंदा बिजनेसमैन है, कहाँ याद रहता है यार। 100 लोगों से हम मिलते हैं दिन में, ठीक है। तो हमने कब, मतलब हमारे कब पैसे डूबे कब नहीं डूबे हमें याद नहीं रहता। हमने रिकॉर्डिंग कर ली थी 1 साल पहले 2 साल पहले। अब वो बंदा आया अचानक से, बोला भाई तेरे पैसे थे, ले रिकॉर्ड कर ले इसको, और ये तेरे ही पैसे थे, ऐसे नहीं मैं तेरे को कुछ मतलब खरीद रहा हूँ, तेरे पैसे थे, मैंने मार लिए थे, अब मैं देके जा रहा हूँ तेरे को। तो अब मैं उसको रिकॉर्डिंग कैसे करूँगा? ये बता, मेरे पास पैसा आया, मान लो मुझे दे गया वो पैसा,
तो मेरे पास पैसा आएगा, कहीं से भी आएगा, मैं कैश अकाउंट को क्या करूँगा, डेबिट करूँगा, कैश अकाउंट डेबिट। ये जो मेरी इनकम हुई है किस नाम से हुई है, बैड डेट्स रिकवर के नाम से हुई है। किस नाम से हुई है, बैड डेट्स रिकवर। मैं ये मानूंगा भाई मुझे याद नहीं है कौन है वो बंदा, लेकिन हाँ उसने बोला भाई मैंने तेरे पैसे मार लिए थे, अब तेरा ये पैसा ये रहा, मैंने दे दिए तेरे को। तो मेरे लिए क्या है ये, बैड डेट्स रिकवर, मतलब बैड डेट्स हो गया था पैसा, वो मुझे मिल गया। ऐसा हो जाता है, बहुत से बंदे आते हैं भाई तेरे पैसा मार लिया था हमने, ले भाई अब अभी तेरा पैसा आ गया है, अब मत बोलियो। तो बैड डेट्स रिकवर के नाम से आप उसको रिकॉर्ड कर देंगे एज ए इनकम, एज ए रेवेन्यू। जब रेवेन्यू आपकी बढ़ती है तो आप उसको क्रिएट कर देते हो। आपके पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, खत्म। अब अगला है सर डेप्रिसिएशन। ये वाली एंट्री तो बच्चा जानता है गली का, लेकिन ये मैंने अलग से इसके लिए चैप्टर बनाया हुआ है, चाहे तो आप वो देख लेना पूरा का पूरा, लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डेप्रिसिएशन के नाम से है। यहाँ पर अभी आपको करना क्या सर, एंट्री पास करनी है सिंपल। जो भी आपने मशीन खरीदी है उस पर डेप भी तो लगाओगे, उसकी वैल्यू भी तो कम होगी ना 1 साल बाद इस्तेमाल करने की वजह से, या फिर उस पर टाइम बीतने की वजह से, कुछ भी रीज़न रहा होगा, लेकिन उसकी वैल्यू ज़रूर कम होगी। अब जब वैल्यू कम होगी तो उसकी हमें जनरल एंट्री भी आनी चाहिए। जनरल एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, देखो भाई आपका खर्चा है, खर्चे जो हमारे जो होते हैं जितने भी होते हैं वो डेबिट होते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। क्या आपकी मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, नहीं हो रही है भाई, मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है तभी तो आप डेप्शन लगा रहे हो, यानी कि डेप्शन लग रहा है हमारे मशीनरी पर, यानी कि मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है। और मशीनरी की वैल्यू जब कम होती है तो वो क्रेडिट होती है, ध्यान रखना, क्रेडिट हो गई, जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, खत्म। ये हमारी डेप्शन की एंट्री थी। अब लॉस वाली ये एंट्रीज कुछ देखना, 4 एंट्रीज हैं, इसमें कुछ आपको मैं पंगा बताता हूँ पहले थोड़ा सा। जब आप माल खरीदते हो तो आप परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, या जो भी मतलब क्रेडिटर होता है आपका वो आ जाता है वहाँ पे। लेकिन आज अच्छा, जब आप माल बेचते हो तो आप सेल्स अकाउंट से रिकॉर्ड करते हो, जब आप माल बेचते हो तो आप सेल्स अकाउंट से रिकॉर्ड करते हो, यानी कि सेल्स अकाउंट को आप क्रिएट कर देते हो। यानी कि माल आता है तो परचेज अकाउंट डेबिट, माल जाता है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये रास्ते हैं। मतलब आएगा तो परचेज अकाउंट से आएगा, जाएगा तो सेल्स अकाउंट से जाएगा। लेकिन आज इन चारों केसों में आपके यहाँ से माल जाएगा तो आपके बिजनेस से माल जाएगा तो, लेकिन वो सेल्स नहीं होगी। यानी कि अगर सेल होती है तो आप सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हो, मतलब सेल होती है, पैसा आता है आपके पास तो आप सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हो। लेकिन आज यहाँ पे माल जाएगा, सेल नहीं होगी। जैसे कि सर लॉस ऑफ स्टॉक, आपका जो स्टॉक था वो आपका जल गया, या एक्सीडेंट हो गया, या चोरी हो गया, मान लो कुछ भी हो गया, कुछ भी रीजन रहा, आपके स्टॉक का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, यानी कि आपके यहाँ से स्टॉक की वैल्यू कम हुई है। स्टॉक की वैल्यू कम होने का मतलब क्या होता है भाई, मेनली होता है सेल होना। भाई बिक गया, हमारे पास स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, हमने सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। आज आपके स्टॉक के जो वैल्यू है वो कम हो तो रही है, लेकिन वो माल बिक नहीं रहा। आज आपकी स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, स्टॉक कम हो रहा है आपका, लेकिन वो बिक नहीं रहा माल। यानी कि सर पहले आप लॉस को रिकॉर्ड कर दीजिए, लॉस बाय, मान लो आग लगने से हुआ है लॉस, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। यहाँ पे जो भी मतलब जिस कारण भी हुआ होगा हमें नुकसान, वो आ जाएगा। यहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे टू परचेज अकाउंट, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, परचेज अकाउंट इसीलिए क्रेडिट हो रहा है कि माल आया था परचेज अकाउंट से, और आज माल जा तो रहा है लेकिन वो बिक नहीं रहा। माल जा तो रहा है बिजनेस से, या माल कम तो हो रहा है बिजनेस से, लेकिन वो बिक नहीं रहा। जब बिक नहीं रहा तो मैं उसको सेल्स अकाउंट से भेजूंगा भी नहीं, मैं यहाँ से, मैं इसको कहाँ से काटूंगा, कहाँ से हटा दूंगा, परचेज अकाउंट से ही हटाऊंगा इसको मैं। यही अगले वाले में है। आगे बोल रहा है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। कई बार ऐसा होता है कि हम बिजनेस में मतलब एडवर्टीजमेंट करने के इरादे से हम फ्री सैंपल के तौर पे बांट देते हैं अपने माल को, अपना जो भी हमारा गुड्स होता है वो। अब उसमें हम क्या एंट्री करते हैं, अगेन यहाँ पे वही वाला लॉजिक है, आपके पास से माल जाएगा तो, लेकिन आप सेल थोड़ी कर रहे हो। अगर आप सेल कर रहे हो तो आप पैसा लोगे वहाँ पे। यहाँ तो मैंने लिखा है फ्री सैंपल। अगर आप फ्री सैंपल के तौर पर आप मतलब दे रहे हो किसी को माल, या बांट रहे हो एडवर्टीजमेंट करने के इरादे से, तो आपके पास से माल जा रहा है, बेशक जा रहा है माल, ना तो नुकसान हुआ है, ना जला है, ना कुछ हुआ, लेकिन माल जा रहा है, लेकिन वो सेल नहीं हो रहा। माल जा रहा है लेकिन वो सेल नहीं हुआ, तो अगेन आपका जो नुकसान होगा वो किस नाम से होगा सर, एडवर्टीजमेंट के नाम से लिख दो, या फिर लिख दो फ्री सैंपल के नाम से, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इस चीज को ध्यान रखना अगेन कि परचेज अकाउंट यहां पे क्यों आया है सर, बताओ। क्योंकि माल जा रहा है लेकिन आप उसको बेच नहीं रहे हो। अगर आप बेचते तो यहाँ पे आता सेल्स अकाउंट, लेकिन बिक थोड़ी रहा है यहाँ से, आज ही बिक नहीं रहा है भाई, आज माल जा रहा है लेकिन बिक नहीं रहा वो, तो यहाँ पे आ जाएगा परचेज अकाउंट। ऐसे ही यहाँ पर है सर गुड्स गिवन एज चैरिटी और डोनेशन। मान लो आपके फर्म ने, आपकी कंपनी ने कपड़े दान कर दिया, आपका बिजनेस जो है कपड़े का, कपड़े दान कर दिया आपने, या किसी भी चीज़ का है, आपने वो माल अपना जो है दान कर दिया है, चैरिटी में दे दिया है, तो वहाँ पर आपका खर्चा हो रहा है।
चैरिटी अकाउंट डेबिट। 2 अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, परचेज अकाउंट। क्या आ जाएगा यहाँ पर, परचेज अकाउंट। क्यों आ रहा है सर, वही रीज़न है, आपके पास से माल जा रहा है लेकिन आप इसको बेच नहीं रहे हैं। अगर आप बेचते तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट आता, या तो कैश बढ़ता, ठीक है ना, या फिर आपके डेटर बढ़ जाते। लेकिन यहाँ पे आप चैरिटी दे रहे हो, चैरिटी देने से आपका खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, खर्चा अकाउंट डेबिट, या फिर डोनेशन होगा, डोनेशन अकाउंट डेबिट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपके पास से माल जा रहा है लेकिन वो बिक नहीं रहा, तो यहाँ पे किस नाम से आप लिखोगे इसको, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट ही आप उसको क्या कर दोगे, क्रिएट कर दोगे। ऐसे ही यहाँ पर सर गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए अगर प्रोप्राइटर माल निकाल लेता है बिजनेस से या फर्म से, यानी कि मान लो मेरा कपड़े का बिजनेस था, मुझे कहीं पार्टी वार्टी में जाना था, मैं आया अपने ही बिजनेस में, कोट पैंट निकाला, 3 पीस सूट निकाला और मैं पहन के चल दिया। मैं घर गया, मैंने घर पे रख दिया, वो मैं उसको वापस लेके ही नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये मैंने माल लेके, मैं यहाँ से माल लेके गया हूँ अपने ही बिजनेस से, इसे बोलेंगे हम ड्राइंग्स। क्या बोलेंगे इसको हम, ड्राइंग्स। एक तो ड्राइंग्स अकाउंट आ गया, खर्चा है, ड्राइंग्स अकाउंट आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा यहाँ पे क्या आएगा सर, परचेज अकाउंट आएगा, क्योंकि अगेन यहाँ से माल जा तो रहा है, मेरी फर्म से, मेरी कंपनी से माल जा रहा है लेकिन वो बिक नहीं रहा, और जब जाएगा बिकेगा नहीं तो मैं उसको किस अकाउंट से निकालूंगा सर, परचेज अकाउंट से निकालूंगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, खत्म। ये चीज़ ध्यान रखना अगेन परचेज अकाउंट की। और यहीं पर आपका ये जनरल एंट्री वाला चैप्टर खत्म। मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कवर करवाने की कोशिश करी हैं, जैसे कि ये कुछ स्पेशल एंट्रीज नहीं है मैंने बताई आपको, और मैंने आपको डिस्काउंट वाला भी यहाँ पे मतलब जो एक टॉपिक है कंप्लीट करवाने की कोशिश करी है। जनरल मैंने बेसिक से बताने की कोशिश करी है, आई होप मैं समझा पाया हूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बता देना कुछ अगर रह गया हो या मुझे कुछ करवाना हो, आप कुछ करवाना चाहते हो तो मैं वो भी कर दूँगा, वो चैप्टर भी करवा दूँगा। और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।